कॉपी को निकाल के कि देखो देखो ये कविता लिखती है। तो महादेवी वर्मा की आंखों में आंसू थे। तो उन्होंने कहा, सुभद्रा कुमारी चौहान ने कहा कि तुम अच्छा तो लिखती हो। तो महादेवी ने कहा कि तुमने सबको क्यों बताया, लेकिन सबको क्यों बताया, अपनी रचना को छिपाने वाली महादेवी इतनी बड़ी कवयित्री बन करके निकली। तो मुझे लगता है सभागार में जिस तरह से पूरा ये कार्यक्रम एक तरह से महिलाओं के लिए, महिलाओं के द्वारा आयोजित किया गया है, मुझे लगता है कि महिलाओं की कलम में और निखार आएगा और यहाँ से कोई ऊंचा नहीं होगा। और आज का ये सम्मेलन इस बात का भी प्रतीक है कि देश जहां पहुंच गया है, हमारा जो नेतृत्व है वो नेतृत्व इतना सशक्त है कि माइक्रो स्तर पर हम महिलाएं चेतना संपन्न हो चुकी हैं, लेकिन मैक्रो लेवल पर उनको समाज और अपने देश का भी साथ मिल रहा है, उनकी शक्ति भी उनके साथ है। तो हमें बहुत आश्वस्त होने की ज़रूरत है और हम आश्वस्त हैं। मुझे विषय जो दिया गया था परिवर्तित प्रतिमान और भारतीय अंतर्दृष्टि, लेकिन मुझसे पहले अक्सर होता है कि आप जब आ रहे होते हैं तो कुछ कुछ सोच रहे होते हैं, लेकिन आपसे पहले अगर उसकी प्रस्तावना कहीं रख दी जाए और आपसे पहले कोई वक्ता बोल जाए तो वहाँ से आप बहुत प्रेरित होने लगते हैं। और मैं प्रेरित हो गई जब माननीय मंत्री जी ने मार्केट ओरिएंटेड साहित्य का जिक्र कर दिया। मुझे लगता है कि ये बाजारोन्मुखी जो साहित्य है उस पर भी बात करने की ज़रूरत है। मैं कोशिश करूंगी कि बात कर पाऊं, लेकिन समय बहुत कम है। अगर बात नहीं कर पाई तो उसको मैं किसी दूसरे समय के लिए छोड़ दूंगी। आप कभी आमंत्रित करेंगे तो उस पर विस्तार से बात करूंगी, क्योंकि वो बाजार जो है वो साहित्य को किस तरफ मोड़ रहा है। जब हम परिवर्तित प्रतिमानों की तरफ आते हैं तो अभी मनीषा जी जब बात कर रही थी तो कहीं ये बात, एक वाक्य आया था कि मानस पटल पर कुछ भ्रम, कुछ धुंधलापन। तो ये जो भ्रम और धुंधलापन है वो हमारी भारतीय अंतर्दृष्टि से तो नहीं आया है, ये आया है जब हम बाहर से प्रभावित होने लगते हैं। हम उनसे प्रभावित होने लगते हैं जो मुहावरे हमारी भारत की मिट्टी से नहीं उपजे हैं। लेकिन चिंता की बात यही है कि ये जो सारे प्रतिमान हैं परिवर्तन के, हम बाहर से उठाते हैं। अगर मैं परिवर्तित प्रतिमानों की बात करूं तो हम बाहर की तरफ देखते हैं। मैं एकेडमिक जगत से आती हूं और वो अनुभव मेरे वहां से है। मैंने वहां सुना, देखा, हमारे कोर्स में भी लगा और हमें बताया गया कि 20वीं शताब्दी का जो उत्तरार्ध है वो अंतवाद का उद्घोषक बन करके आया। किसी ने उपन्यास की मृत्यु की घोषणा की, किसी ने पद्य को मरती हुई विधा बताया, किसी ने लेखक के अवसान की घोषणा कर दी, किसी ने ये भी कह दिया कि जिस तरह से रेत के पर मनुष्य के पैरों के चिन्ह मिट जाते हैं, वैसे ही मनुष्य का नामो निशान भी मिट जाएगा। ये आवाज भी बाहर से आई कि हम तो साहित्य के खात्मे के युग में जी रहे हैं। बाहर से ही कविता आई, शब्द की गरिमा नष्ट हो रही है, पात्र छिन्न-भिन्न हो रहे हैं, स्मृतियां अस्वस्थ। कोई भी अपने को ये कहकर तसल्ली नहीं दे सकता कि स्थितियां बदलेंगी, लेकिन हमारे यहाँ शब्द की सत्ता तो नष्ट नहीं हो सकती। हम शब्द को ब्रह्म मानते हैं। ये भारतीय अंतर्दृष्टि है। साहित्य कैसे खत्म हो जाएगा? साहित्य तो मनुष्य के हृदय का स्पंदन है। जब तक आपके शरीर में हृदय है, वो धड़कता है, स्पंदित होता है, तब तक साहित्य भी लिखा जाता रहेगा। जीवन में कितनी भी आपाधापी क्यों ना हो, बहुत से लोग कहते हैं कि समय का दबाव है, समय का तनाव है, समय की मांग है। स्थितियां नहीं रह गई हैं कि वो हम साहित्य के साथ तन्मय भवन की स्थिति में आए, लेकिन दिन भर की भाग दौड़, आपाधापी, आप भले महत्वाकांक्षाओं के पीछे दौड़ लगा रहे हो,
बदन पर पंजे उगा रहे हों, किसी को गिरा रहे हों, किसी को उठा रहे हों, लेकिन जब आप रात को बिस्तर पर जाते हैं तो पूरे दिन का घटनाक्रम आपके मस्तिष्क में उभरता है, आप सोचते हैं। और कई बार जब यातना की जमीन पक जाती है, यातना का ग्राफ इतना बढ़ जाता है, वहां से साहित्य पैदा होता है। अभी रश्मि से बात हो रही थी, जो अनौपचारिक बात होती, इसमें बहुत सारी अच्छी बातें आ जाती हैं। उन्होंने कुछ काम कर रही हैं, वो दुख की बात कही कि दुख भी हमारे यहाँ सुखांत लिखा जाता है। दुख जो होता है, हम नहीं चाहते कि दुख हो, लेकिन दुख भी, आगे की कविता है ना, दुख सबको मचता है। तो हमारे यहाँ दुख का भी आवाहन है। महादेवी कहती है कि दुख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जो मुझे सारे संसार से अविच्छिन्न बंधन में बांध देता है। ये हमारी अंतर्दृष्टि है भारतीय। लेकिन कहा ना कि मूल्य, हम परिवर्तित मूल्य की बात करते हैं। हमारी जो भारतीय अंतर्दृष्टि है वो साहित्य और जीवन, साहित्य और राजनीति, सारे क्षेत्रों में एक अविभाजित, अखंड, समग्र दृष्टि को मानती है। और इसी दृष्टि को लेकर के भारत अपनी यात्रा शुरू करता है। लेकिन जिस तरह से राजनीति ने अपने निहित स्वार्थों के कारण समाज को जाति, वर्ग और लिंग में बांट दिया, उसी तरह की चतुराई हमारी साहित्यिक बिरादरी ने भी दिखाई। उसने भी कुछ निहित स्वार्थों के कारण साहित्य को भी खंड खंड करके देखना शुरू कर दिया, साहित्य को भी बांट दिया। जबकि हमारी भारतीय दृष्टि जीवन को अखंड भाव से स्वीकार करती है, जीवन को समभाव से जीना सिखाती है, सुख दुख दोनों में समभाव से जीना। हम अखंड दृष्टि के पूजक हैं, लेकिन हमने क्या किया? हम विमर्शों की दुनिया में आ गए। ये लेखन इस जाति का है, ये इसका है, ये उसका है। हमने तरह तरह के खांचे बना दिए, जबकि साहित्य के स्वभाव में बांटना नहीं है। साहित्य तो आवाज देता है, आत्मीयता का राग अलापता है, महाराग की संभावनाओं को निरंतर खोजता है। साहित्य का पैरामीटर क्या होना चाहिए? साहित्य का पैरामीटर होता है कि आप जीवन की जटिलताओं से साक्षात्कार कराते हुए मनुष्यत्व की खोज का संकल्प लें। हमारे यहां बंटवारा कहां से शुरू हुआ था? पहले साहित्य में कोई बंटवारा नहीं था। साहित्य के प्रयोजन की बात कही गई थी। साधना जी जानते हैं, यश और धन। यश और धन लेखक के लिए थे, लेकिन बाकी सब पाठक के हिस्से आता था। कल्याण, कांता समेत उपदेश, कल्याण, इन सब की बात थी हमारे यहाँ। लेकिन जैसे जैसे मूल्य बदले, समस्या कहां से शुरू हुई? 1936 से प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई और वहीं से बंटवारा शुरू हो गया। उसके बाद बहुत सारे गुट बने साहित्य में, जनवादी लेखक संघ, जन संस्कृति मंच। केरल में जो है बहुजन साहित्य, इस तरह की भी चीजें शुरू हो चुकी हैं। तो जब इस तरह का बंटवारा हो जाता है तो बहुत दिक्कत हो जाती है। आप याद कीजिए, हिंदी साहित्य से आती हूं, कि जिस समय फणीश्वरनाथ रेणु ने मैला आंचल लिखा था, अज्ञे ने शेखर एक जीवनी लिखा था, धर्मवीर भारती ने गुल की बन्नो जैसी कहानी लिखी थी, उस समय तो साहित्य को बांटने वाले खांचे नहीं थे। हेमिंग्वे ने जब ओल्ड मैन एंड द सी लिखा था, जिस पर उनको नोबेल पुरस्कार मिला था, उन्होंने तो खांचों में नहीं बांटा था। बिना खांचों में बांटे हुए हमने स्त्री की पीड़ा,
वंचित तबके की मर्मांतक पीड़ा को उभारने वाला साहित्य दिया था। लेकिन ये जो बांट बांट करके साहित्य को देखने की दृष्टि है वो हमारी नहीं थी। अब हम पूरे विमर्शों में आ चुके हैं। विमर्श ऐसा नहीं है कि विमर्श की हमारी भारतीय जमीन नहीं रही है। हमारे यहां विमर्श शुरू से होता रहा है। संवाद और साहित्य और कला क्या है? किसी ने कहा है कि साहित्य, संगीत और कला और कुछ नहीं, मनुष्य की निराकार आकांक्षा को साकार करने के लिए विश्व के साथ एक संगति, लय और ताल बिठाना है। एक तरह का संवाद है, ना जो कहीं से शुरू होता है ना खत्म होता है, वो निरंतर चलता रहता है। साहित्य एक तरह का संवाद है और उस संवाद में हम विमर्श भी करते रहे हैं। लेकिन हम जिस विमर्श की आज हम बात कर रहे हैं और जो विमर्श हमें बांटता है, वो विमर्श 1970 के बाद आता है डिस्कोर्स के रूप में। और वो जब आता है तो उस विमर्श में जब साहित्य के फलक पर जाते हैं तो हम साहित्य का अध्ययन और अध्यापन भी इस विमर्श के सैद्धांतिकी से करते हैं और उसी विमर्श के सैद्धांतिकी से हम अपनी कलम सृजनात्मक दिशा की तरफ भी उठाते हैं लिखने के लिए। दिक्कत वहां पर है। मुझे विमर्श से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि विमर्श ने, देखिए, लिटरेचर ऑफ आइडियोलॉजी को लिटरेचर ऑफ रिप्रेजेंटेशन की तरफ मोड़ा है। उसके अपने सकारात्मक पक्ष उस पर आऊंगी, लेकिन किसी भी साहित्य जो है किसी सैद्धांतिकी के गमले से तो नहीं उगाया जाता है, क्योंकि वो फिर राजनीतिक जार्गन लेकर के आता है। और अगर आप सैद्धांतिकी के गमले से साहित्य को उगाएंगे तो उसकी अपनी नकारात्मक पक्ष है, उसकी अपनी चिंताएं होगी, क्योंकि वहां फिर आप कैसा साहित्य, कुछ मैं उदाहरण देती आपको चलूंगी कि जब आप सैद्धांतिकी, एक गमला आपने उठाया, एक सैद्धांतिकी, उससे आप उसका खाद पानी दे करके जब आप कुछ उगाने की कोशिश करेंगे तो पहली चीज तो ये है कि उसे खास सैद्धांतिकी से जो कुछ भी रचा जाएगा वो एक ही फॉर्मूले से रचा जाएगा और एक ही जैसा होगा, उसमें वैविध्य नहीं होगा। और हमारे यहां तरह तरह के सैद्धांतिकी आ गई विमर्श से। स्त्री विमर्श की अलग सैद्धांतिकी है, दलित विमर्श की अलग सैद्धांतिकी, आदिवासी विमर्श की अलग सैद्धांतिकी है। लेकिन इस सैद्धांतिकी में वही आप पढ़ेंगे ये रचना तो आपको लगेगा वही कुछ मिलेगा और वही कुछ आपको मिलता है। बहुत सारे आप देखिए कि हालांकि ये भी गुजर जाएगा, बाद में अंततः साहित्य बचेगा। बाद में अंततः क्या बचेगा? मनुष्य की जिजीविषा, उसके सुख दुख, उसके राग विराग, उसके हर्ष विषाद की स्थितियां और इन सब के बीच संघर्षरत रहते हुए मनुष्य की जिजीविषा जो उसको जिंदा रखती है, वही बचेगी अंततः। लेकिन साहित्य में परिवर्तित प्रतिमानों की जब हम बात करते हैं तो साहित्य में बहुत सारे प्रतिमान आए और निकल गए, बहुत सारे आंदोलन आए। मैं प्रगतिशील लेखक संघ की बात कर रही थी जो मार्क्सवादी सोच को लेकर के आया, लेकिन वो भी विभाजित हुआ। उसके बाद आप देखिए परिमल, उसमें परिमल गुट आया, परिमल विभाजित हुआ। उसके बाद और बहुत सारे समानांतर कहानी आंदोलन, विचार कविता, अकविता, बहुत सारे आंदोलन मौसमी बुखार की तरह साहित्य में आए और फैशन की तरह वो चले गए। लेकिन अंततः तो साहित्य का तत्व ही बचा और वही अंततः बचा रहेगा। लेकिन एक बात जरूर है कि जब हम इस विमर्शों को देखते हैं तो ये ठीक है कि आप एक खास सिद्धांत की जकड़न और विचारधारा की जकड़न में जाएंगे। विचार होना चाहिए, विचारधारा अलग है, विचार अलग है, तो दिक्कत होगी। लेकिन इसमें जो अस्मिता है वो अस्मिता, क्योंकि उसके केंद्र में देखिए अस्मिता ही है, मैं हूं, मेरा भी अस्तित्व है, मेरा भी वजूद है। ये जो अस्मिता का बोध है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। मुझे एक पत्रकारिता से हूँ तो एक याद आ गया इस समय। टर्की में बहुत सालों पहले की बात है, एक जज की हत्या हो जाती है और हत्यारा पकड़ा जाता है और वो कटघरे में खड़ा हुआ है, मुकदमा चलता है। हत्यारा अपने बचाव में कुछ नहीं कहता,
उसको सजा हो जाती है मौत की। बाद में लोग कहते हैं कि हत्यारा जो कि पेशे से वकील था, उसने कुछ नहीं कहा अपने बचाव में। तो बाद में ये पता लगता है कि उसने हत्या क्यों कर दी, क्योंकि वो एक खास गुट का सदस्य था और जज ने उसी खास गुट पर, जो कि उसकी पहचान बनती थी, उस पर पाबंदी लगा दी थी। तो पहचान के सवाल, अस्मिता के सवाल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अस्मिता का बोध ही है जो आपको ऊपर उठाता है और समाज में आपके सक्रिय एहसास की जीवंत अभिव्यक्ति यही अस्मिता का बोध कराता है। लेकिन अस्मिता बोध में अगर मैं की कोर इतनी प्रबल हो जाए कि दूसरा भी कोई है, हम भी कोई है, अगर वो खत्म हो जाए, वहीं पर चिंता का बिंदु बनता है। मेरी चिंता यही है। लुकिंग ग्लास सेल्फ की अवधारणा है। आपने पढ़ा होगा शायद कि स्व, लेकिन उसका दर्पण तो समाज है। उस स्व की, वो समाज की मनोवृत्ति में, वो समाज में फलता फूलता है। आपकी स्व की अवधारणा मैं हूं, लेकिन वो तो बहुत धुंधली रह जाएगी। सिर्फ आप उसी में अगर रहेंगे अंदर, वो तो बहुत धुंधली हो जाएगी। उस स्व को पुष्ट होना चाहिए। उसको, उस स्व को, जैसा अभी कहा गया ना कि राष्ट्र की हम बात कर रहे हैं कि देश के साथ आपके भावों के रिश्ते में उस स्व को ढलना चाहिए। हमारी भारतीय अवधारणा में भी स्वत्व है। जो तुम्हारा स्वत्व है, वो तुम्हारा प्रदेय है, वो तुमको मिलना चाहिए, वहां भी है। लेकिन हमने पूरा साहित्य, हमने साहित्य को पढ़ने की दृष्टि बदल दी, साहित्य को रचने की दृष्टि बदल दी, पूरा पैमाना हमने बदल करके रख दिया। जो ब्रॉड सब्जेक्ट आपने रखा है, मैं देख रही थी, साहित्यिक सृष्टि और भारतीय दृष्टि। सृष्टि, क्रिएशन, और क्रिएशन किससे होता है? बिना अनुभव के नहीं हो सकता। अनुभव, आपके पास एक कच्चा माल है जो आप लेकर आते हैं। अनुभव आप कह सकते हैं कि जंगल में लकड़ी काट करके आप लाते हैं, वो है। और उस अनुभव से आपको कृति रचनी है। जैसे आप जंगल से लकड़ी काट करके लाए, लेकिन उस लकड़ी से अच्छी कलाकृति वही बना सकता है जिसके पास एक नजरिया होगा, एक दृष्टि होगी उसको कलाकृति में ढालने की। तो जो अनुभव है आपके पास, उससे आप, अगर आपके पास सही दृष्टि नहीं है, आपके पास विजन नहीं है, तो आप एक अच्छी रचना नहीं दे सकते समाज को। अभी शायद मैं कल रक्षा जी से बात हो रही थी, उनके साथ ही एयरपोर्ट से आई, तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या लिख रही हो। तो उन्होंने बताया कि पहला कविता संग्रह बहुत संकोच के साथ आया, ये सोचते अब आया कि किसको छोड़ना है, किसको रखना। मैंने कहा आपने बहुत अच्छी बात कह दी। मुझे वहां से एक बात निकल करके आई कि आपके पास, हम सबके पास एक अनुभव है, हम सारी बहनों के पास एक अनुभव है, और हम सबका अनुभव कुछ एक जैसा हो सकता है, कुछ पिक्यूलियर भी हो सकता है। लेकिन जब हम कलम उठाते हैं तो हमें यह सोचना होगा कि उस अनुभव में हमें क्या लेकर आना है, किसको हमको रद्दी की टोकरी में ले डालना है और किसको हमको रचना में ढालना है। आइडिया क्या है आपके पास? जो आइडिया है वो किसी रचना की रीढ़ की हड्डी है, वही बैकबोन है। आपके पास भाषा भी है, अनुभव भी है। अगर ये विचार कहीं खसक जाता है, ये आपके पास नहीं है, तो आप सार्थक लिख नहीं पाएंगे, नहीं लिखा जाएगा आपसे। रक्षा जी से ही कल बात हो रही थी, जब आप कहीं आते हैं तो बहुत सारे लोगों से बातचीत होने लगती है, तो बहुत चीजें आ जाती हैं। मैंने कहा कि कल का कार्यक्रम है, हाँ, तो ये भी तो बताना है, ये भी तो देखना है साहित्य क्या है। हमारे यहाँ बहुत सारी परिभाषाएं साहित्य की गई हैं, उसमें आपको नहीं उलझाऊंगी, एकेडमिक उसमें नहीं लेकर जाऊंगी। हित के साथ चलना है। हमारे यहाँ सत्यम शिवम सुंदरम की भी बात है।
लेकिन मुझे निर्मल वर्मा बहुत प्रिय है। निर्मल वर्मा एक जगह कहते हैं कि साहित्य बिना दरवाजों का घर है, जहां मनुष्य सबसे पहले अपने मनुष्यत्व से साक्षात्कार करता है। लेखक भी जब साहित्य के घर में आता है तो सबसे पहले अपने भीतर के मनुष्यत्व को जगाता है। और उससे भी बड़ी बात कि साहित्य जो बिना दरवाजों का घर है, उसकी चौखट के बाहर पूर्वजों की स्मृतियां कान लगाए खड़ी हैं, ताकि वो अपने को हमारे शब्दों में पुनः सुन सके। ये बहुत बड़ी बात है। यानी हमारा समाज एक नैतिक साझेदारी से चलता है, हमारा साहित्य भी एक नैतिक साझेदारी से चलता है। और ये साझेदारी हमारी केवल अपने वर्तमान के साथ नहीं होती, ये साझेदारी हमारी अतीत के साथ भी होती है, वर्तमान के साथ भी होती है और भविष्य के साथ भी होती है। तीनों के साथ साझेदारी करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जब आप कहते हैं ना कि किसी, जो लोग कहते हैं कि विचारधारा का आग्रह होना चाहिए, कमिटमेंट, हमारा कमिटमेंट है इस विचारधारा के प्रति, हम तो वही लिखेंगे। लेकिन जब आप उस कमिटमेंट की बात करते हैं, तब क्या होता है कि वो साहित्य आपका प्रचार का साधन होता है, वो साहित्य नहीं रहता है। साहित्य तो जीवन का जो बहता हुआ प्रवाह है, उस प्रवाह में कोई घटना, कोई प्रसंग, कोई स्मृति आपके भीतर, आपके हृदय में कहीं ढक गई, कहीं आपका मन उससे उलझा रह गया, वहीं से आप अपने साहित्य की जमीन को लेकर के आते हैं। वहीं आपके साहित्य की जमीन बनता है और वहीं से आप साहित्य को गाते हैं। कुंवर नारायण मुझे यहाँ याद आ रहे हैं। कविता वक्तव्य नहीं, गवाह है। कभी हमसे पहले, कभी हमारे सामने, कभी हमारे बाद। कोई चाहे भी तो रोक नहीं सकता भाषा में उसका बयान, जिसका मतलब है पूरी सच्चाई, जिसकी कोशिश है एक बेहतर इंसान। उसे कोई हड़बड़ी नहीं कि इश्तिहारों की तरह चिपके, नारों की तरह लगे, जुलूसों की तरह निकले। वो तो कहीं बस आदमी की भाषा में जिंदा रहे। बस ये जो आदमी की भाषा है, साहित्य इसी की रक्षा का संकल्प लेकर के चलता है। अभी अर्चना प्रकाशन न्यास की जो विकास यात्रा हमने इस पटल पर देखी, और वहाँ साहित्य के लिए कुछ पंक्तियाँ थीं जिसमें साहित्य को दीप स्तंभ बताया गया था। जाहिर है वो दीप स्तंभ है, लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि साहित्य एक अमृत कलश है। ऐसा अमृत कलश जो आपको अमृत पान कराता है, और उसमें ऐसा अमृत छिड़कता है जिससे कि आप बेगानेपन में भी अपनेपन को आवाज देते हैं। उसी अमृत का पान करके आत्मीयता का राग अलापते हैं। आप एक दूसरे को अपने नजदीक ला करके संकटों में भी, अंधेरे में भी उजाले की आकांक्षा रखते हैं। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, यही हमारी भारतीय दृष्टि है। अभी शायद मनीषा जी ने बात कही थी कि साहित्य समाज का दर्पण, एक बात आई थी। देखिए, हमारे यहाँ बहुत कुछ ऐसा लिखा जा रहा है जिसकी ओर निर्मला जी ने इशारा किया था।
मार्केट ओरिएंटेड राइटिंग, बाजारोन्मुखी साहित्य। और बाजारोन्मुखी साहित्य का जो तर्क है वो तर्क यही है कि यही तो यथार्थ है। हम यथार्थ को लिख रहे हैं, हम तो सत्य को लिख रहे हैं। लेकिन मैंने जैसा कहा ना कि सत्य, अगर सत्य को ही लिखना साहित्य है, केवल यथार्थ को ही लिखना साहित्य है, तो वो सत्य कथाओं का जो बाजार है, जो रेलवे स्टेशन पर बिकता है, उसी को साहित्य होना चाहिए था। लेकिन साहित्य सत्य कथा नहीं है, उसमें वो केवल यथार्थ का दर्पण नहीं है, वो केवल समाज का दर्पण नहीं है, वो समाज का फोटोजेनिक चित्रांकन नहीं है, बल्कि वो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए पगडंडी तैयार करता है, एक रोशनी तैयार करता है, एक भाव दृष्टि का रूपायन है साहित्य, इसलिए वो साहित्य है। लेकिन बाजार के कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे पूरी की पूरी पत्रकारिता जो है बाजारोन्मुखी हो चुकी है, और एक विध्वंसक रचनात्मकता को उसी तरह से साहित्य ने भी गले लगा लिया है, जो कि मार्केट की गोली से जो बसता है, प्रकाशकों की मांग पर लिखा जाता है, वो साहित्य आपकी अपनी मांग पे नहीं होता है। अब मुझे लगता है कि समय मिलेगा कुछ और थोड़ा सा, क्योंकि भारतीय अंतर्दृष्टि तो अभी आए ही नहीं, और हमें 55 मिनट बोलने की क्लास में आदत है, माइक हाथ में इतने अच्छे श्रोता हों तो समय का पता ही नहीं लगता। खैर, मैं बहुत संक्षेप में भारतीय अंतर्दृष्टि पर आती हूँ। हमारी भारतीय अंतर्दृष्टि क्या है? हमारी भारतीय अंतर्दृष्टि भाषा, संस्कृति, परंपरा, इन सब को जीवन का एक अभिन्न अंग मानती है, जीवन का उत्सव मानती है। जीवन के और जो अनुष्ठान है, उसी तरह से भाषा, संस्कृति, परंपराएं हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। ये एक रस है, हमारे लिए अलग अलग नहीं है। और तमाम हमारी जो भारतीय भाषाएं हैं, हमारा जो भारतीय साहित्य है, इसके बीच अगर हम आज एकात्मकता की बात करते हैं, समरसता की बात करते हैं उनके बीच में, तो उसका आधार हमारा सांस्कृतिक बोध है, हमारा सांस्कृतिक पैकेज। हमारी भारतीय भाषाएं भी लेकर चलते हैं, हमारा भारतीय साहित्य भी लेकर के चलता है। और हमारी जो भारतीय अंतर्दृष्टि है वो ये है कि हमारे लिए जो साहित्य है वो हमारी संस्कृति का अभिव्यंजक बन करके आता है। आगे कहते ना, मैं लिखता हूं क्योंकि मेरा एक सांस्कृतिक परंपरा का साझा है, बाकी तो सब शिल्प है। लेकिन वो संस्कृति क्या है? जिस संस्कृति को, बहुत सारी संस्कृति की परिभाषाएं आपने सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, पढ़ाया होगा, लेकिन हमारी भारतीय अंतर्दृष्टि में जो संस्कृति जो हम जीते हैं, जिसको हम जी रहे हैं, प्रयाग में जो महाकुंभ लग रहा है, वहाँ आप जाइए, वहाँ आपको लगेगा, वहाँ पे ज़रूर जाइए अगर आप जा सकते हैं इस बार प्रयाग में, तो वहाँ उस पवित्र भूमि पे जाकर के लगता है कि पूरे संस्कृति के पूरे बिंब वहाँ बिखर जाते हैं। और वो जो संस्कृति है, उसमें मुझे एक परिभाषा पंडित विद्यानिवास मिश्र की याद आ रही है कि इस देश की संस्कृति सीता है जो जनक के हल की नोक से पैदा हुई। इस देश की संस्कृति गौरी है जिन्होंने अपने प्रियतम को सौंदर्य से नहीं तप से पाया था। इस देश की संस्कृति गंगा है जिसको भगीरथ ने अपने श्रम से पहाड़ खोद कर निकाला था। इस देश की संस्कृति गोविंद है जिनकी अलकों में गांव की धूल समाई हुई है। इस देश की संस्कृति असंख्य असंख्य वनवासी हैं जो अपनी तमाम बाधाओं को राम की धनुई से तोड़ने में विश्वास रखते हैं। ये इस देश की संस्कृति है जहां राम और कृष्ण हमारे लिए कोई इतिहास की चीज नहीं है, अतीत की चीज नहीं है। हम उनकी सत्ता आज भी अपने जीवन में मौजूद पाते हैं, हम उनसे दिशा भी पाते हैं, हम उनसे आस्था का संबल भी पाते हैं, हम उनसे अपने जीवन को संचालित करते हैं। ये हमारी संस्कृति है। और हमारी संस्कृति में अगर मैं कहूँ साहित्य में क्या आना चाहिए, हमारी संस्कृति का जो मूल है वो हमारी आध्यात्मिक दृष्टि है, आध्यात्मिकता। हमारे वेदांत में जो हमारा अद्वैत है
वो है। मुझे उसी विमर्श से तकलीफ नहीं थी जिसकी तरफ मैंने इशारा किया था। जो विमर्श हमारे एकत्व को तोड़ता है, हमें विखंडित करता है, हमें खंड खंड करके बांटता है, उससे मुझे परहेज, उससे मुझे चिंता होती है। तुम्हारे यहाँ वो द्वैत नहीं है, अद्वैत है। शिव और पार्वती, अर्धनारीश्वर की परिकल्पना हमारे यहाँ वही है। मानवतावाद, आदर्श, ये सब हमारी भारतीय अंतर्दृष्टि से। अहिंसा परमो धर्म, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, वसुधैव कुटुम्बकम। विश्वग्राम तो अब आता है। ये विश्वग्राम तो एक आर्थिक और सांस्कृतिक साम्राज्यवाद लेकर के आधिपत्यवादी अवधारणा है, लेकिन हमारे यहाँ पूरे विश्व को दया, माया, करुणा से जोड़ने वाला भाव है। और संस्कृत, विल ड्यूरेंट, मार्क ट्वेन, आप उनको याद करें। मैं इनके नाम लेती नहीं हूँ, मैं इसलिए लेती हूँ कि जब आप बोलते हैं तो बहुत सारे लोग ये समझ लेते हैं कि ये जो कह रही हैं ये भारतीयता के प्रति इनके बड़े भावुकतापूर्वक दिए गए अतिरेकवादी नारे हैं। वो नारे नहीं हैं, ये पश्चिम ने भी स्वीकार किया। अगर आप विल ड्यूरेंट को पढ़ें या मार्क ट्वेन को पढ़ें, विल ड्यूरेंट कहते हैं संस्कृत, वो कहते हैं संस्कृत से यूरोप की भाषाएं जन्मी हैं और संस्कृत एक फिलॉसफी, दर्शन की जननी है, वो ये मान रहे हैं। मार्क ट्वेन तो पूरी मानवता का खजाना भारत में देखते हैं, और भारतीयता इन सब से निकल करके जो बनती है वो एक वाक्य में रचा है अज्ञे ने। उन्होंने कहा भारतीयता मानवीयता के नाक का बेसर है। मानवीयता के नाक का बेसर, नाक का बेसर आप समझ रहे होंगे, सौंदर्य बढ़ता है, और नाक जो है हमारे स्वाभिमान का प्रतीक होती है, और वो हमारा स्वाभिमान है। हमारे यहाँ की जो मानवीयता है वो हमारा स्वाभिमान, हमारी जातीय पहचान है। तो जब हम भारतीय अंतर्दृष्टि की बात करते हैं साहित्य में, तो हम अपनी जातीय पहचान की बात कर रहे होते हैं। हमारी जातीय पहचान जिन मूल्यों से बनती है, हमें उन मूल्यों का संरक्षण करना है साहित्य के पलक बढ़ा करके। हमारी सांस्कृतिक प्रक्रिया में राष्ट्रीय, मानवीय, सामाजिक मूल्यों की जो उद्भावना है उससे हमारा साहित्य जुड़ना चाहिए। यानी साहित्य को तोड़ने का उपक्रम नहीं करना चाहिए, जेएनयू के गैंग की तरह से, टुकड़े टुकड़े गैंग की तरह से। साहित्य को संयोजन का धर्म निभाना चाहिए। रागात्मकता, मैंने शुरू में कहा था महाराग की संभावना है। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े काट पड़ जाए। ढाई आखर प्रेम का, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े से पंडित होय। तो जो साहित्य जो है इसी प्रेम का पाठ पढ़ाता है। वो केवल व्यक्तिगत प्रेम का नहीं, पारिवारिक प्रेम का नहीं, वो देश प्रेम का, विश्व प्रेम का पाठ आपको पढ़ाता है। आप इसी साहित्य की अंतर्धारा में प्रवेश करके आप परिवार से जुड़ते हैं, समाज से जुड़ते हैं, देश से जुड़ते हैं, फिर विश्व राग से जुड़ते हैं। ऐसी संभावनाएं साहित्य से पैदा होनी चाहिए। साहित्य नई संभावनाओं को जन्म देता है। सृष्टि को नया करने का संकल्प, स्वाधीन बनाने का संकल्प हमारी भारतीय परिकल्पना से जुड़ा हुआ है, और यह कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन हमें बचना होगा पश्चिम के जो मुहावरे आ रहे हैं, बार बार समय पर आ रही है, पता नहीं कहूँ कि नहीं कहूँ आगे, लेकिन बहुत संक्षेप में कह रही हूँ। चूंकि महिलाएं बैठी हैं, मुझे लगा कि एक पक्ष छूट गया है फेमिनिज्म वाला, और फेमिनिज्म की हम बहुत बात करते हैं। हमारी एक स्त्री विमर्श की, महिला विमर्श की एक भारतीय अवधारणा भी है, लेकिन हम पश्चिम की अवधारणा से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए हैं। हम
द सेकंड सेक्स से प्रभावित होते हैं, लेकिन महादेवी वर्मा की श्रृंखला की कड़ियों को हम नहीं देखते, उनकी पुस्तक को। हम बेटी फ्रीडन से प्रभावित होते हैं, हम जर्मन गियर से प्रभावित होते हैं, लेकिन जर्मन गियर की हम एक ही किताब देखते हैं, फीमेल यूनक। ये कि हम बेटी फ्रीडन की फेमिनिन मिस्टिक देखते हैं, लेकिन बेटी फ्रीडन की बियॉन्ड जेंडर हम नहीं पढ़ते, या हम द होल वुमन नहीं पढ़ते जर्मन गियर की। तो अगर ये किताबों को अगर आप पढ़ें तो आप देखेंगे कि पश्चिम का जो नारीवाद है वो हमारी तरफ लौट रहा है। 1994 में न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल प्रकाशित होता है, नाउ वेब फेमिनिज्म, और वो ये कहता है कि सत्ता में और सेक्स में, क्योंकि ये चीज़ें हमारे यहाँ आ रही हैं। एक खास पत्रिका थी दिल्ली से जिससे पूरा विमर्श निकल करके आया कि स्त्री की देह, उस पर उसका अधिकार होना चाहिए, तमाम तरह की चीज़ें, आज़ादी आपको देह से मिलेगी। तो वो जो 94 की बात में कर रही है, जो अमेरिका में आया न्यूयॉर्क टाइम्स, तो उसने कहा कि सत्ता और सेक्स में स्त्रियों को पुरुषों की तरह आक्रामक होना चाहिए। इसका नतीजा क्या हुआ और उसके परिणाम आज क्या है कि वो परेशान है। वो ये कह रहे हैं कि ये जो आया हमारे यहाँ, इसने स्त्रियों के लिए और ज़्यादा मुश्किल पैदा कर दी। मुश्किल इसलिए पैदा कर दी कि अब आपके बच्चे हो रहे हैं वहाँ पर, तो उनको पता ही नहीं है कि इसका पिता कौन है। तो एकल मातृत्व का बोझ जो है अकेली स्त्री पर आ रहा है, और उसका दंश, जो अकेले मातृत्व का दंश वो झेल रही है। तो अब वहां से ये आवाज उठने लगी है कि ये कैसा नारीवाद है, ये हमारी जीत का प्रतीक नहीं है, ये हमारे पतन का प्रतीक है। तो हम जो बाहर से आने वाले परिवर्तित मुहावरे हैं साहित्य के, उनसे प्रभावित ना हो, बल्कि हमारी भारतीय जमीन से जो निकले हुए मुहावरे हैं, जो हमारा, हम उसको तलाशें, उसकी तलाश करें, और वहाँ की तरफ हमें अपनी भारतीय जड़ों की तरफ लौटना होगा। चूँकि विमर्श से मैंने बात शुरू की थी, वहीं से मैं ख़त्म करूँगी कि आने वाले समय में, क्योंकि बात कल ये हो रही थी कि भाई विमर्श ने तो अपनी जगह इस तरह से बना ली है कि आप वहाँ से दूर नहीं जा सकते, वास्तव में नहीं जा सकते, क्योंकि कोई भी प्रणाली आ जाती है तो आपको ये देखना होता है उसका इस्तेमाल आप अपनी दृष्टि से कैसे करें। तो उस विमर्श का आपको इस्तेमाल करना है, और देखिए उस विमर्श में नए नए विमर्श अब पैदा होंगे। अब भारत बोध का विमर्श क्यों नहीं होना चाहिए, तो नए नए विमर्श आएंगे, लेकिन मैं कहना चाहूँगी इसमें स्वाधीनता का सवाल, स्वतंत्रता का सवाल, समानता का सवाल, ये बहुत बड़े सवाल है, ये हमेशा मौजूद रहेंगे। और मैं आश्वस्त हूँ कि आने वाले समय में हमारे जो महिला रचनाकार हैं और रचनाकार हैं, वो एक संतुलित और समन्वयात्मक जमीन पर अवस्थित होकर के मानवीय चेतना का एक सुंदर इतिहास लिखेंगे, जो इतिहास मानवीय संवेदनाओं के अभिलेखाकार के रूप में हमारे पास सुरक्षित रहेगा। और बहुत निराश होने की ज़रूरत नहीं है। साहित्य जो है आवाज़ देगा, मानवीयता को आवाज़ देगा, और बार बार आवाज़ देगा, मानवतावाद के छोर से वो आवाज़ देगा। और एक कविता की पंक्तियों से, मुझे याद नहीं है किसकी है ये, बहुत अच्छी लगी, उसी से ख़त्म करूँगी। क्योंकि जब हम भारत कहते हैं तो कहते हैं भारत, जो प्रकाश में रथ है, मैंने किसी से सुना भी था, प्रकाश में रथ, तो हमारे यहाँ प्रकाश है, पूरी भारतीयता जो है प्रकाश का पुंज है, सचमुच दीप स्तंभ है। कला खाली आकाश में प्रकाश के लिए जमीन तैयार करना है, कला खाली आकाश में प्रकाश के लिए जमीन तैयार करना है। 7 रंगों की परिधि के बाहर उस भूमि की तलाश है जहाँ रोशनियाँ अपने सत्य को सौंदर्य के नए शिव रूपों में जन्म देती है। मैं चाहूँगी कि हमारे साहित्य का सत्य भी सौंदर्य के नए शिव रूपों में हमारे सामने आए। आप सब ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और इतने समय तक मुझे धैर्य के साथ सुना। आप सबका बहुत बहुत आभार। अर्चना प्रकाशन न्यास का बहुत बहुत आभार, और जो वो कार्य राष्ट्रहित में कर रहे हैं उसकी अलग हमेशा जलती रहे। नमस्कार।